हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। राजस्थान सेट एग्जाम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो कॉमन पार्ट है यानी कि आपका पार्ट वन, इसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आपके जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट टू है, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होगा, उसमें हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह से हमें करनी है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसको राजस्थान सेट एग्जाम 2023 के लिए आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी एग्जाम के लिए प्लानिंग क्या हो सकती है, उसकी बात करने वाले हैं। सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स हैं और उन्हें कहां से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए इस सिलेबस को। जैसा कि आप जानते हैं केवल 2 महीने हमारे पास बचे हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो कि सिलेबस आपका टाइम से कवर भी हो जाए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होना चाहिए जिस हिसाब का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, आप ज्यादा भी नहीं पढ़ें, आप कम भी नहीं पढ़ें, ठीक ठाक तरीके से पढ़ें कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में हम लोग आप लोगों के सवाल जो सेट एग्जाम को लेकर के कमेंट्स में आप लोगों ने किए हैं उनके जवाब मिलने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट टिप्स सेट एग्जाम के लिए क्या होंगे मेरी तरफ से उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। यस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को लेकर के। जब मैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एसकेवी टिप है, आप लोगों को दे रहा हूं। जैसी आपकी परीक्षा होती है, जैसी परीक्षा होती है वैसा ही आपको स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होता है और वैसा ही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। यानी कि वैसा ही आपकी एग्जाम के लिए प्लानिंग, एग्जाम के को तैयार करने का तरीका, है ना, सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीका या पढ़ने का तरीका वैसा ही होना चाहिए। यानी कि देखो, परीक्षा जैसी होगी स्टडी मटेरियल वैसा ही होना चाहिए और उसके लिए पढ़ने का तरीका आपका वैसा ही होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे सारे एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करता हूं। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो बेसिकली आपको तीन चार चीजों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले टाइम, आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिल रहा है। तो इस एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए केवल और केवल 2 महीने मिल रहे हैं। तो हम 2 महीनों में कैसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की सेट के लिए, वो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, 2 महीने के टाइमलाइन को ध्यान में रख करके प्रिपरेशन आपको करनी होती है। परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न को ध्यान में रख करके। तो हमारा यहाँ पैटर्न क्या है, लगभग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की मिलाकर के आपको यहाँ पर 40 यूनिट्स मिलने वाली है। 40 यूनिट्स में से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट टू में, और वो जो पार्ट टू के लिए आपको टाइम मिलेगा वो है 120 मिनट। यानी कि लगभग आपको देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है। यानी कि ये जो पैटर्न है वो ये बताता है कि आपको डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, टू स्टेप क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सिंगल स्टेप क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। यदि आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं तो वो भी सिंगल स्टेप के होंगे, वन स्टेप के क्वेश्चन या वन स्टेप के न्यूमेरिकल मिलेंगे। मैकेनिज्म के बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, फिजिकल के बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, थ्योरेटिकल फैक्चुअल बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे ये हमें पता चलता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि परीक्षा की नेचर क्या है ना, या फिर वो जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या लेवल रह सकता है। इन दोनों को हमें ध्यान में रख करके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहां पर परीक्षा का लेवल देखिए क्या होने वाला है। आपकी जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो आपका बेसिक टाइप का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी कि कन्वेंशनल टाइप का, परंपरागत तरीके का जो क्वेश्चन पेपर आता है राजस्थान में केमिस्ट्री का या आरपीएससी की परीक्षाओं का जिस तरह से लेवल होता है, वही लेवल यहां पर होने वाला है। बहुत डीप लेवल जैसा नहीं होने वाला है। ये मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस तो उन्होंने किसका उठाया है, सिलेबस उठाया है इन्होंने सीएसआईआर केमिस्ट्री का जो नेट का पेपर लगता है वहां से। लेकिन सिलेबस अब देखिए सीएसआईआर नेट का और सेट का सेम है, लेकिन सेट का तैयारी करने का जो तरीका है और क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो बिल्कुल अलग होगा नेट से। तो आपको नेट जितनी तैयारी करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, उस तरह से सब्जेक्ट को या केमिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिक, है ना, बेसिक टाइप का होने वाला है। ठीक है ना। और
सीएसआईआर नेट में देखिए जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है नेट और सेट में वो ये है कि सीएसआईआर नेट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आते, वहां बस एक यूनिट का एक हिंट दिया हुआ है कि आपकी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की यूनिट है, ये थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट है, कुछ कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरी थर्मोडायनेमिक्स से कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके। सेट में आपके ऐसा नहीं होने वाला है, सेट में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब ये हो गया जो टॉपिक्स यूनिट में लिखे हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है सीएसआईआर नेट में और सेट के एग्जाम में। सेट का एग्जाम वापस बता देता हूं, बेसिक या परंपरागत कन्वेंशनल टाइप का होने वाला है, और जैसा कि होते आए हैं आरपीएससी के एग्जाम, और क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यूनिट कोई नहीं छोड़नी है। देखिए नेट में तो आपको होता क्या है, सीएसआईआर नेट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं 120 के आसपास, ठीक है, और उसमें से करने होते हैं केवल 75, यानी कि आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है, इसलिए आप यूनिट्स भी चॉइस के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सेट में ऐसा नहीं है, सेट में आपको पूरे सिलेबस में से कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और 100 के 100 करने जरूरी है, ठीक है, चॉइस नहीं है, इसलिए आपको यूनिट कोई नहीं छोड़नी है। अब यहाँ पर जिनका फिजिकल स्पेशलाइजेशन है वो ये कहेंगे मैं नेचुरल प्रोडक्ट कैसे पढूं, जिसका ऑर्गेनिक है वो ये कहेंगे मैं स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कैसे पढूं, जिसका इनऑर्गेनिक है वो कुछ और कहेगा। तो ये सब नहीं है, जो केमिस्ट्री से एमएससी करता है उसका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता, उसका स्पेशलाइजेशन होता है केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री आनी चाहिए। बात आपको समझ में आई? इसीलिए नेट के लिए भी सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो सेट के लिए भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यूनिट आपका स्पेशलाइजेशन चाहे कुछ भी हो उसको साइड में रख दीजिए। यदि आपको सेट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सारी यूनिट्स प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यदि आप इनऑर्गेनिक के हो तो भी आपको नेचुरल प्रोडक्ट, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट कोई नहीं छोड़ना है। हर यूनिट में देखिए कन्वेंशनल टाइप का जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें क्या होता है, आपको टॉपिक्स को पहचानना होता है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसका मैं भी आपको नजरा दिखाऊंगा, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आपको, जो जो प्रश्न किस तरह के आते हैं ये आपको दो चीजें पहचानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आया हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, जो सेट की आप प्रिपरेशन करोगे उसके कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रख करके कैसे प्रिपरेशन करना है ना, उसके बारे में कुछ मैंने बता दिया। अब मैं एक आपको नजारा दिखाने वाला हूं कि आपको प्रिपरेशन का जो एंगल है वो किस तरह से चेंज करने वाला है, चेंज करना है आपको कैसे। जैसे अभी हमने बात की कि आपको उन टॉपिक्स को पहचानना है ना, जिन पे क्वेश्चन आते हैं, या एक यूनिट में ये पहचानना होता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं कहां पर, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो इसको हम एस्केप कर देते हैं, यस। पहले सिलेबस देख लेते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं, हम चलते हैं भाई, हमारे पास एक यूनिट है ग्रुप थ्योरी की, और वो कहाँ सी है देख लेते हैं। फिजिकल में हमें मिलनी चाहिए, दूसरी तीसरी यूनिट होगी, हम शायद आगे चले गए, कोई बात नहीं। तो यस, ये है ना, कई बार चीज सामने होती है, मिलती नहीं है, दिखती नहीं है। 5वीं यूनिट देखिए, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, अब आप यहां पर एक देखिए, सेट का एग्जाम और नेट के एग्जाम में बेसिक डिफरेंस बताता हूं। आप क्या सोच रहे हैं, आपको करेक्टर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है या सिलेक्शन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं, सेट में आपको नहीं मिलेगा, सेट में आपको नहीं मिलेगा। सेट में आपका क्वेश्चन पेपर बेसिक टाइप का रहने वाला है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होंगे वो सिमेट्री एलिमेंट या पॉइंट ग्रुप के आसपास ही खत्म हो जाएंगे। करेक्टेड टेबल से यदि गलती से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत बेसिक टाइप का होने वाला है। ठीक है, जबकि नेट में ऐसा नहीं होता, नेट में ये जो आपको ग्रुप थ्योरी से जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आपको करेक्टेड टेबल या सिलेक्शन रूल से ही मिलेगा, और वो बहुत एडवांस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यूनिट यहां पर नेट के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है, सेट के लिए करनी है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर भी है सेट 2014 में, ये देखिए, ये सेट 2014 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था, और इसमें जो वो क्वेश्चन है कौन सा, ग्रुप थ्योरी का, वो आपके सामने है, ये देखिए, है ना, कोई सिलेक्शन रूल से क्वेश्चन नहीं है, कोई आपके करेक्टर टेबल से क्वेश्चन नहीं है, ये इन्होंने सीधा सीधा एक मॉलिक्यूल दे दिया और इसके सिमेट्री एलिमेंट पूछ लिए। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिक रहने वाला है। तो आपको हर यूनिट में ये पहचानना है कि किस किस तरह के क्वेश्चन पेपर वो प्रश्न आ सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, ये आपको पहचानने की जरूरत है। तो इसीलिए आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से प्लान कीजिए, समझिए आपकी जरूरत क्या है, परीक्षा की जरूरत क्या है, और उसके बाद तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इतना तो हमने बात की, उम्मीद करता हूं आपको समझ में कुछ आया होगा। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं कि
एक देखिए काफी बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आपकी परीक्षा के लिए बचे हैं केवल 2 महीने, और 2 महीने में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और पार्ट 1 है जो 80 उसके जो 100 मार्क्स का आपका होने वाला है पार्ट 1, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर किस तरह से सब्जेक्ट को तैयारी करें, है ना? कि हमारा लगभग सिलेबस इस टाइमलाइन में कवर हो जाए। तो उसके लिए आपको थ्योरी कहाँ से कवर करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो टाइम नहीं है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स पढ़ें। आप पढ़ भी सकते हैं, यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप उनको यूज ले सकते हैं। जो अच्छी अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक की, फिजिकल की, उनकी हम बात करेंगे अभी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे एक बुक ऐसी मिल जाए जिसमें थ्योरी सारी लिखी हुई हो, तो वो ये है, अरिहंत की केमिस्ट्री की CSIR नेट के लिए जो बुक आती है, वो ऐसी बुक है। शायद इस बुक से नेट तो कभी नहीं निकलता, लेकिन आपका सेट निकल सकता है, क्योंकि इसमें थ्योरी जितनी भी है वो सारी इसके अंदर आपको एक ही जगह मिल जाएगी। हर टॉपिक की थ्योरी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और सुनिए, इसमें इस बुक में आपको जो पार्ट 3 के जो क्वेश्चन है ना, जो नेट में आते हैं ना, पार्ट बी और पार्ट सी, तो पार्ट सी के क्वेश्चंस को आपको नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। इस बुक में जो पार्ट बी में जो आते हैं, है ना, यानी कि इसमें तो नेट के क्वेश्चन दिए होंगे ना, तो पार्ट बी वाले जो क्वेश्चन है उनको आप फिर भी देख सकते हैं। यानी कि इस बुक में हर चैप्टर की थ्योरी के बाद नेट में, CSIR नेट में, जो पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस का अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है? तो पार्ट सी वाले आपको नहीं देखने हैं, पार्ट बी जो आता है वो आपको देखने हैं। और आप यदि केमिस्ट्री से नेट का एग्जाम आपने दिया है या तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो अरिहंत की जो केमिस्ट्री नेट की बुक आती है, वो आपका हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी एक जगह हमें सारी मिल जाएगी, है ना? हमें इधर उधर 10 बुक्स को कवर करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए आप एक बुक पर विश्वास कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या बोलते हैं, पूरी थ्योरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस का आपको हिंट भी मिल जाएगा। यस। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, कहां से पढ़ना है वो बात कर लेते हैं। ये जो सिलेबस इन्होंने उठाया है, किसके लिए? सेट एग्जाम के लिए ये इन्होंने उठाया है। CSIR का जो एग्जाम होता है हमारा नेट वाला, वहां से सिलेबस उठाया है, ठीक है? अच्छा सिलेबस है, लगभग लगभग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, केमिकल पेरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, है ना, VSEPR थ्योरी, ये जनरल टॉपिक्स हैं। आपने किसी और कंपटीशन के लिए भी तैयारी की होगी, या नेट के लिए की होगी, या कोई और, तो ये जनरल टॉपिक्स हैं। ये आप BSc की बुक से भी पढ़ सकते हैं, है ना? और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ये जो मैंने अरिहंत की बुक बताई है इससे कर सकते हैं, या इनके क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, कोई भी जो JEE की गाइड है वहां से भी आप इन दोनों चैप्टर्स का एक किसी के पास यदि हो तो वहां से आप फोटोकॉपी करा लो क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। कोई खास बात नहीं है, ठीक है? अब एक चीज मैं यहां पर और बताना चाहता हूं आपको। जो यूनिट आपको बहुत अच्छे से आती है, उसको अब आपको बहुत ज्यादा उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके आप केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी आप केवल उसी टॉपिक की पढ़िए जो टॉपिक आपका वीक है। बात आपको समझ में आई? बाकी टॉपिक्स की आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ओके। अब ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, यदि देखिए, इनऑर्गेनिक में बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको कहां से कवर करना है? इनऑर्गेनिक में एक तो मैंने बता ही दिया, अरिहंत की जो नेट वाली बुक है वो आपको थ्योरी समझने में हेल्प करेगी। दूसरा, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं, BSc की जो बुक्स हैं, BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की बुक्स की हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि सेट का एग्जाम जो है वो ग्रेजुएशन की जो बुक्स है उनके लेवल के पास का रहने वाला है। तो ग्रेजुएशन की बुक आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में। और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं स्पेशली, तो ग्रेजुएशन की बुक आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। यानी कि पूरे सिलेबस में जो टॉपिक आपको ग्रेजुएशन की बुक में मिल रहा है वो आपको वहीं से देखना है, ठीक है? तीसरा, यदि आप अच्छे से कोई कोई टॉपिक है वो उसको आप और अच्छे से कवर करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप इनऑर्गेनिक में मिजलर एंड टार की बुक आती है। किसकी? मिजलर एंड टार की एक बुक आती है, वो आप देखिए, काफी अच्छी बुक है ना? जबरदस्त बुक है, लगभग लगभग सारी यूनिट्स उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो हुई इनऑर्गेनिक के जो स्टडी मटेरियल की बात। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आप अरिहंत में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिजलर एंड टार में भी है, बेसिक लेवल पे भी है ना? और ये BSc फर्स्ट ईयर में भी है ये दोनों, तो आप ये वहां से ले सकते हैं। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये देखिए, BSc आपका किस में है? थर्ड ईयर में ये चैप्टर है, वहां से आप इसकी थ्योरी पढ़ करके सीधा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आपका
ये आपका बीएससी सेकंड ईयर में एक चैप्टर है। ये आप यहाँ से इसके नॉन एक्वस की जो थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद सीधा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है नॉन एक्वस का, वो हम क्वेश्चन पेपर की बात हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है? अब ये देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, भाई पूरा पी ब्लॉक इन्होंने शामिल कर लिया। पूरा पी ब्लॉक पढ़ना बहुत बड़ा होता है, लगभग 250 पेज का ये यूनिट है किसमें, मीजलर एंड टार में। यानी कि आपको 1 महीना तो वो ही पढ़ने में लग जाएगा। तो अब आप समझ गए ना, आपको 2 महीने की 2 महीना है, उसके हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, पी ब्लॉक जनरली आप किसी बेसिक बुक से करके जा सकते हैं। इसके लिए आप जेई मेन लेवल की कोई जो बुक है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। वहां से बाहर ही इसमें क्वेश्चन जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यदि वहां से जाएगा भी तो भी अरिहंत की जो आप बुक है ना, उसमें से बचे हुए टॉपिक आप उसमें से कवर कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो ये बीएससी में भी है, आप समझने के लिए वहां से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांजिशन मेटल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर कवर हो गया। लेकिन जो मैंने बात बताई ना, टॉपिक स्पेसिफिक आपको तैयारियां करनी है। टॉपिक स्पेसिफिक में स्ट्रक्चर में आपका आइसोमेरिज्म आ गया, ठीक है? बॉन्डिंग में आपका सीएफटी, वीबीटी, एमओटी आ गया, ठीक है? लेकिन अब आप क्या एमओटी देखो, नेट की प्रिपरेशन करोगे तो आपको एमओटी पढ़ के जानी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको एमओटी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सवाल है वो सीएफटी से ऊपर जाने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको सीएफटी और वीबीटी आप करके जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है? स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और रिएक्शन मैकेनिज्म, इनसे सवाल मिलने के चांसेस थोड़े से कम है ना? थोड़े से क्या, बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप इन दोनों टॉपिक्स को बेसिक लेवल में कवर कर कहां से करके जा सकते हैं, या तो आप कवर कर सकते हैं सीधा मिजलर एंड टार में, यदि आपके पास टाइम अच्छा है तो, है ना? और यदि आपने इनको पहले कभी कवर किया हुआ नहीं है और बिल्कुल शॉर्ट में इनको करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं, वहां भी वही थ्योरी दी हुई है, ठीक है? तो ये हो गया। इसी तरह से एफ ब्लॉक जो है इनर ट्रांजिशन में एलिमेंट्स, उसमें भी देखिए ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपको केवल यही कवर करके जाने हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स जो है वो कवर करके जाने हैं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको बीजलर एंड टार में भी मिल जाएंगे, है ना? ग्रेजुएशन के बुक में भी मिल जाएंगे, और आपको अरिहंत की जो गाइड मैंने बताई है CSIR नेट के लिए, उसमें भी ये सारे मिल जाएंगे। वहां से क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो देखिए मेरे चैनल पे स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम लगा था अभी पिछले 2 महीने, 2 या 2.5 महीने पहले, उसके पीवाई आरपीएससी के पीवाईक्यूज आप वहां से कर सकते हैं। काफी सारी यूनिट के मैंने पीवाईक्यू कवर कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, ठीक है? तो आपको पीवाईक्यूज कहाँ कहाँ से करने हैं ये हो जाएगा। और ये जो एफ ब्लॉक है ये मैंने काफी अच्छे से कवर करा रखा है ना? यूनिट नंबर 6 ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड भाई आपको ये अरिहंत की बुक में से ही करके जाना पड़ेगा, है ना? या फिर आप मीजलर एंड टार में से कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कौन सा फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड फॉलो कर रहा है ना? इस तरह के क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने हैं बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर में से, जो आपको मिजलर एंड टार में और अरिहंत की बुक में आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? अब ऑर्गेनोमेटलिक्स इन होमोजेनियस कैटालिसिस है। अब देखो ये एक सेपरेट बहुत बड़ा चैप्टर है मिजलर एंड टार में, ये वाला जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब आप करेंगे क्या, क्या वो पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे? क्या ये जितने भी होमोजेनियस कैटालिसिस है उनकी पूरी मैकेनिज्म याद करके जाएंगे? यदि आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो जो मैकेनिज्म है वो पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। उन मैकेनिज्म्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाना है बस, कि इतने टाइप के ये कैटालिसिस के, होमोजेनियस कैटालिसिस के एग्जांपल हैं, इनकी ये इक्वेशन है, और हर मैकेनिज्म की ये खास बात है बस। और इसके अलावा कुछ आपको याद ज्यादा इसमें फंसना नहीं है। तो आपको प्रिपरेशन करना है स्मार्टली, ठीक है? अब केजेस एंड मेटल क्लस्टर, अब देखो ये दिया हुआ तो कहाँ है, मिजलर एंड टार में सबसे बेस्ट तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन इसमें किस तरह के आते हैं वो हम लोग भी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। बाकी आप अरिहंत की बुक में जो दिया हुआ है वहां से आप इसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी समझ सकते हैं। इसमें आपके बोरेन्स, है ना, कार्बोरेन्स और इस तरह के ये टॉपिक्स आते हैं इसमें, है ना? मेटल क्लस्टर्स जो आते हैं वो जैसे रीनियम वाला कंपाउंड है, मतलब हम इसकी बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है? तो ये तो है ही है।
आपको पता चल गया, मीजलर एंड टार से आप इसको पढ़ सकते हैं और अरिहंत की बुक से आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी थ्योरी अब देखो, वैसे तो ये बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, थर्मो एनालिटिकल मेथड, इतने सारे हैं, है ना, कि आप सबको मैं कह रहा हूं यदि ये यूनिट आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको 10-15 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपको वैसे नहीं पढ़नी है, ठीक है। आपको पढ़ना है स्मार्टली। स्मार्टली कैसे प्रिपेयर करेंगे? इस यूनिट को आपको केवल और केवल अरिहंत की जो CSIR नेट की जो गाइड है उसमें से प्रिपरेशन करना है और कहीं से प्रिपरेशन नहीं करनी है। 9 नंबर यूनिट की, सुन लो, है ना, इतना टाइम नहीं है। बायो इनऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मिजलर एंड टार की बुक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से अरिहंत की बुक में से आप इसको करके चले जाना। इसके क्वेश्चंस भी है वहां, RPSC में इसके किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके लिए सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, है ना, आराम से आप इसको वहां से कवर कर लेंगे, ठीक है। अब भाई 11 यूनिट आपकी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं पहले आपको थोड़ा सा जो है वो इलाज बता देता हूं मेरी तरफ से क्या करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कि आपको मिलने वाली है कितनी यूनिट? 3 यूनिट। कहां कहां पर? एक इनऑर्गेनिक में, और एक आपको मिलने वाली है ऑर्गेनिक में, और एक आपको मिलने वाली है फिजिकल में, ठीक है। ये 3 यूनिट मिलने वाली है इसकी। इन तीनों को आप कहां से कवर करोगे जरा सुन लो। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पुरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है जिसको हम लोग बोलते हैं PSP, ठीक है। पुरी शर्मा पठानिया में से मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। वो 2 चैप्टर, है ना, वो आप तैयार करेंगे तो थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सुन लो, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वैसे तो देखो YR शर्मा की बुक क्या बोलते हैं, नेट के लिए तो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ नेट नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट के लिए आप YR शर्मा की जो बुक है वो आप बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हुआ, है ना, चाहे आपका NMR हुआ, ये एक सारा आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी YR शर्मा से ले सकते हैं, है ना। इतना भी नहीं, इतना आप चाहते हैं, मैं तो इतना भी YR शर्मा भी नहीं करना चाहता, तो कोई बात नहीं। सेकेंड ईयर की बुक में UV और IR दिया हुआ है, कहां पर? सेकेंड ईयर की बुक में। और NMR आपका दिया हुआ है कहां पर? आपके थर्ड ईयर की बुक में। वो तो आपको करके ही जाना है हर हाल में। और ये जो बचे हुए है ना, ये देखो मैं बताता हूं आपको, रमन PSP जो मैंने चैप्टर बता दिया ना मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसमें ये EPR, है ना, ये भी आपको वही मिलेगा। मोसबोर, ये भी आपको वही मिलेगा। NQR, ये भी आपको वही मिलेगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आपको मिलेगा YR शर्मा में से, ठीक है। ये आपको YSR शर्मा में से, YR शर्मा में से मिलेगा। इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपको PSP में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट, यही नहीं, फिजिकल में एक मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट है, बता देता हूं कौन से नंबर की यूनिट है, 6 नंबर की यूनिट, ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ऑर्गेनिक में एक लास्ट यूनिट है। इस तरह से टोटल 3 यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये आपको कहां से कवर करनी है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैटर, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और इनऑर्गेनिक का भी आपको मोटा मोटा पता चल गया कि आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है, कैसे करनी है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपके जेडीली में भी दिया हुआ है ना, और या तो आप वहां से कवर कर लीजिए, एक BSc में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो एक्टिवेशन एनालिसिस है, आपको रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स है ना, ये आपको वहां नहीं मिलने वाली है। ये आपको मिलने वाली है अरिहंत की जो बुक आती है नेट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां से। देखो, मैं अरिहंत की बुक पे फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा उसमें थ्योरी आपको पूरी एक जगह मिल जाएगी, इधर उधर की बुक्स में से भटकना नहीं पड़ेगा, तीसरा उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं दी हुई है, लिमिटेड थ्योरी दी हुई है। यदि आप कोई बुक का चैप्टर उठाएंगे तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, जबकि आपको पार्ट 1 भी प्रिपेयर करना है, उसका भी सिलेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो प्लानिंग है वो टाइम और क्वेश्चन पेपर की नेचर को देख करके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप कहां से करेंगे? आप एक तो BSc की बुक से कर सकते हैं, उसके बाद में यदि आप फिर भी कुछ और करना चाहते हैं तो पुरी शर्मा पठानिया की बुक है। उसके अलावा, इन दोनों के अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री कहीं से भी नहीं पढ़नी है, सुन लो अच्छे से, ठीक है। और यदि इंग्लिश मीडियम की बुक PSP यदि आप पढ़ सकते हैं तो बेस्ट होगा, केवल आप PSP ही पढ़ें। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री आप पूरी BSc की बुक से ले सकते हैं, लेकिन आपको वहां सारी नहीं मिलेगी, आपको वहां तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ में आपको ये पहचानते रहना है कि आपको क्वेश्चन कहां से पिक करना है, ठीक है। जैसे ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना,
ये इन सब से मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वहां से उठाने हैं। जैसे श्रोडिंजर इक्वेशन का एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक थ्योरी का एक क्वेश्चन का। तो आप उनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से इनको इन यूनिट्स को तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये सारा आप जो 2 यूनिट्स हैं शुरू की क्वांटम केमिस्ट्री की, वो आप पीएसपी में से आप इनको ले सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब देखो इसमें मुझे नहीं लगता क्या बोलते हैं, ये टर्म सिंबल का क्वेश्चन तो देखो जरूर आएगा। टर्म सिंबल के क्वेश्चन की हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। ये भी आपके पीएसपी में से ही हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां दिया हुआ है, वहां ये सारा कवर हो जाएगा। अब ये भाई केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरीज आ गई, ये सारी पीएसपी में है। देखो बात देखो वो नहीं है, पीएसपी तो बहुत बड़ी है, आप 6 महीने के 1 साल में भी पूरी पीएसपी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। वापस मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ आपको। पहले तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। दूसरा 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 आपको ये करना है कि क्या बोलते हैं, हाँ उस यूनिट का फंडामेंटल नॉलेज लेकर के फिर टॉपिक वाइज पढ़ना है। और टॉपिक वाइज में आपको ये देखना है कि इस यूनिट में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, या पहले किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हकल थ्योरी ऑफ पाई कंजुगेटेड सिस्टम, ये आप सारे के सारे टॉपिक्स है वो एमएससी प्रीवियस में ये आप सब पढ़ते हो, है ना। तो उसके हिसाब से आप पीएसपी में से इनको ले सकते हैं। ग्रुप थ्योरी मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप थ्योरी सब जगह है। आप मीजलर एंड टार में देखेंगे वहां भी है, पुरी शर्मा पठानिया में देखेंगे वहां भी है ना। ठीक है, तो काफी जगह है ये। और यदि आपको करेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल, इन तरह के टॉपिक्स आपको अभी तक नहीं आते हैं तो ज्यादा पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि हमारा टारगेट सिलेक्शन कराना है, टॉप करना नहीं है। सिलेक्शन कराने के लिए पेपर 1 जो पार्ट 1 है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कॉमन पार्ट है सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप यदि जो ऐसे हार्ड टॉपिक हैं जो आपको आते नहीं हैं उनको आप अब सीखने में टाइम वेस्टेज मत करो। इससे अच्छा तो आप पार्ट 1 की अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। ठीक है, आप करेक्टर टेबल, सिलेक्शन रूल तैयार करने में 2-3 दिन लगाओगे या 1 दिन लगाओगे, उससे अच्छा 1 दिन में आप 3 यूनिट पढ़ोगे किसकी, पार्ट 1 की। ओके, तो आप सिलेक्शन कराने वाली स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन कीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बता दिया कहां से पढ़नी है ना। रमन एक्टिव, इसमें अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे उसकी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी आपको वही करना है, पूरी शर्मा पठानिया या बीएससी लेनी है ना। क्वेश्चन किस तरह के टॉपिक से आते हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे ली चेटलियर प्रिंसिपल में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फेज जो इक्विलिब्रिया है उसमें से क्वेश्चंस कैसे किस तरह के आ सकते हैं। आपके मैक्सवेल रिलेशन के क्वेश्चन तो बहुत फेमस आप जानते हो ना, मैक्सवेल रिलेशनशिप, और है ना, उनमें से कोई 4 रिलेशन दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चंस में भी किस तरह से आते हैं, डेल्टा जी के बेसिस पर कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको देख करके जाने हैं। हर यूनिट में आपको ये देखना है कि इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पीएसपी से लेनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलराउस्लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी अच्छी तरह से मैंने कराई हुई है मेरे चैनल पे। पीवाईक्यू जो सीरीज है उसको विजिट कीजिए, लगभग ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो गए हैं। कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक यदि आपका नहीं है तो पूरी शर्मा पठानिया में से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स भी मैंने काफी लेंदी वो करवा रखी है, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स में देखो ये जो टॉपिक्स हैं, सोल्ट इफेक्ट है ना, होमोजेनियस कैटालिसिस है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ये आपको सारे एंजाइम काइनेटिक्स है, ये आपको सारे के सारे पीएसपी में से लेने हैं। और सोल्ट इफेक्ट है, इनके आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो इन डेरिवेशंस के आपको फिजिकल में क्या करना है, डेरिवेशंस के कंक्लूजन्स को ध्यान में रखना है ना, कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं उसके हिसाब से इनको तैयार करना है, ठीक है। अब कोलोइड्स एंड सरफेस के आप क्या बोलते हैं, पीएसपी या ग्रेजुएशन की बुक में से करके आप इसको जा सकते हैं, या जेई मेन की किसी बुक में से तैयार कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट भी आप बीएससी या पीएसपी में से तैयार कर सकते हैं, है ना। पहचान सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पॉलीमर केवल 2 ही टॉपिक हैं, पीएसपी में से तैयार कर लीजिए। डेटा एनालिसिस आपको अरिहंत की बुक में मिल जाएगा, पीएसपी में आपको नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिक में भी आपको वही करना है जो हमने अभी तक किया है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है तो रेजियो और स्टीरियो आइसोमर का भी दे दिया, यानी कि आपको इसमें यहाँ पर आरएस नोमेनक्लेचर भी कवर हो गया, रेजियो स्टीरियो आइसोमर में आपको इजेड नोमेनक्लेचर कवर हो गया, ठीक है। तो इजेड, आरएस और सिंपल जो नोमेनक्लेचर है वो पूरा इसने कवर कर लिया। स्टीरियो केमिस्ट्री में काफी अच्छा हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस किया हुआ है। स्टीरियो केमिस्ट्री की एक मेरी प्ले लिस्ट है, उसको विजिट कीजिए। काफी सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ये आपको सारे के सारे कवर करके जाने हैं, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कहां से पढ़नी है वो मैं बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप
आपको ये अरिहंत वाली है, ये तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी, ये तो कॉमन मैटर हो गया पूरे इस पोर्शन के लिए, पार्ट 2 के लिए, केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा बीएससी में से आपको यदि कोई टॉपिक मिल जाते हैं तो वहां से कर लीजिए। इसके अलावा आपको मॉरिसन बॉयड की जो बुक है वो आपको काफी हेल्प कर सकती है। और मॉरिसन बॉयड के अलावा एक पाउला ब्रूस की एक बुक आती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये दोनों बुक से आपका पूरा सिलेबस ये कवर हो जाएगा, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंप्लीट पैकेज है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। ये जो आपको स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनांसियो सेलेक्टिविटी, ये सब आपको पाउला ब्रूस या मॉरिसन बॉयड में आपको मिल जाएंगे, है ना। एरोमेटिसिटी अरिहंत की बुक में से करके चले जाना, इसके अलावा कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेरे 2 वीडियो हैं ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पे, वो कंप्लीट हैं। वैसे आप इसको क्या बोलते हैं, जो आपकी एसएन सान्याल की बुक है वहां से भी आप इसको कर सकते हैं, या अरिहंत की बुक में से भी आप इसको करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म अरिहंत की बुक से करके चले जाइए, या फिर पाउला ब्रूस में ये जो इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं, जैसे आपके जो एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ना, वो आप पाउला ब्रूस की बुक में से कॉन्सेप्ट उसका समझ सकते हैं, और उसके बाद सीधा आप अरिहंत की बुक में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम रिएक्शन, ये देखिए आप एसएन सान्याल में से ले सकते हैं, और इसके लिए मेरी एक प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शंस की जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर्स के लिए है, उसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करवा रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो तो आपको वहीं से करके जानी है वो 10। तो उसके अलावा कुछ नेम रिएक्शन और है जिनकी हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं, वो आप उन वीडियोज से कवर कर सकते हैं, या एसएन सान्याल की जो बुक है यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है दी हुई है। नेम रिएक्शंस को पढ़ना कैसे है आरपीएससी एग्जाम के लिए, ये ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर देख करके पता लग जाएगा, है ना। या फिर जिस तरह से मेरी जो प्लेलिस्ट है आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज है ना, उसमें नेम रिएक्शन की एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर के देखिए, आपको पता लगेगा एक रिएक्शन को कैसे कवर करना है, ठीक है। ये यूनिट आपको लेनी है सारी की सारी अरिहंत में से, और आपको कहीं से नहीं लेनी, ठीक है। और इसके सीधे क्वेश्चन करने हैं, ये जो कीमो सेलेक्टिव और रेडियो सेलेक्टिव और स्टीरियो सेलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस का मीनिंग क्या होता है, बस आपको ये देख करके जाना है, एग्जांपल एक एक इंपॉर्टेंट देख करके जाने हैं। कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, है ना, ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा, ये आपको मॉरिसन बॉयड में, या फिर आपको मिल जाएगा कहाँ पर, पाउला ब्रूस में। यदि आप समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक की बुक है पाउला ब्रूस। आप यदि देखो, मेरा एक पर्सनल सजेशन, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी सीखना हो, सबसे पहले उस टॉपिक को आप पाउला ब्रूस में पढ़िए, फिर बाकी जगह से पढ़िए, आपको बहुत ईजी लगेगा वो टॉपिक, है ना। पाउला ब्रूस में हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये अम्पोलंग रिएक्टिविटी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये आप अरिहंत से भी ले सकते हैं, मॉरिसन बॉयड से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने नोट्स बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एसिमेट्रिक सिंथेसिस, ये आप ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, वैसे तो ये पाउला ब्रूस में भी दिया हुआ है, सारा एनान्सियोमेरिक एक्सेस और ये सब दिया हुआ है ना। लेकिन आप इसको अरिहंत वाली बुक से करके चले जाइए, और बेसिक यदि आपको इसका करना हो तो आप पाउला ब्रूस ले लीजिएगा, वहां पर ये सारा दिया हुआ है, रिजोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक, है ना। एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के एसिमेट्रिक सिंथेसिस का, फिर सीधा आप अरिहंत की बुक से इसकी थ्योरी कवर करें। पेरिसाइक्लिक पाउला ब्रूस से आपको पढ़नी है ना, जरूर से जरूर पढ़नी है, और अरिहंत वाली बुक से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। फोटो केमिस्ट्री आपको मॉरिसन बॉयड में मिलेगी, ये जो फोटो केमिस्ट्री है ना, ये मॉरिसन बॉयड में मिल जाएगी, और पेरिसाइक्लिक आपको पाउला ब्रूस में मिल जाएगी। अरिहंत की बुक से आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वैसे हमारे भी इनके वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड तो भैया आप बीएससी की बुक से करके चले जाएं, उससे ज्यादा आपको इस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बीएससी से इनकी थ्योरी करें, और फिर सीधा अरिहंत की बुक से इनके क्वेश्चन कर लें। नेचुरल प्रोडक्ट आपको मॉरिसन बॉयड में और आपको पाउला ब्रूस में मिल जाएंगे। बेसिक बेसिक दिया हुआ है वहां पर इन नेचुरल प्रोडक्ट का, उससे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा हम बात कर चुके हैं, आपको बेसिक कवर करना है, टॉपिक एक भी छोड़ना नहीं है, यूनिट एक भी छोड़नी नहीं है, सारी यूनिट्स का फंडामेंटल नॉलेज आपको लेकर के जाना है, तभी आप इसको कवर कर पाओगे। ये आपको नहीं करना कि भाई एक यूनिट में तो मैं बहुत अच्छा हो जाऊं, है ना, और दूसरी यूनिट को आप छोड़ के चले जाएं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करें। इससे अच्छा आप दोनों यूनिट्स का बेसिक कवर करके चले जाएं। ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हम बात कर चुके हैं। कार्बन 13 यदि आपको सीखनी है तो सबसे बढ़िया दी हुई है मॉरिसन बॉयड में, ठीक है ना। एनएमआर भी वहां बहुत अच्छी दी हुई है मॉरिसन बॉयड में। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि पीएसपी का एक चैप्टर और वाई आर शर्मा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काफी अच्छा मैटर होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपको वाई आर शर्मा में से आप इसको ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको इसमें से भी मिल जाएं। ये आपको पूरा का पूरा उठाना है, अरिहंत की बुक में दिया हुआ है, कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप वहां से करके चले जाएं, ठीक है। तो
इस तरह से मैंने देखिए क्या कोशिश की है कि कम से कम ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि कम से कम टाइम में आपका जो सेट का जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार हो जाए, ठीक है? अब ये कुछ आपके सवाल हैं जो आपने पिछले वीडियोज़ में पूछे, एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं? देखिए एनसीईआरटी फंडामेंटल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, लेकिन सेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी का सीधा कोई यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है? प्रश्नों की प्रैक्टिस कहाँ करें? अरे भई पीवाईक्यू सीरीज़ है हमारी, उसमें बहुत सारी यूनिट्स के क्वेश्चन्स आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आप सेट के जो पिछले 2 क्वेश्चन पेपर लगे हैं, है ना? सेट 2012 और 14 वाले वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा आप कहाँ से कर सकते हैं, अरिहंत की जो बुक है उसमें पार्ट बी के जो क्वेश्चन हैं, वो आप कर सकते हैं, आरपीएससी पीवाईक्यूज़ हमारे चैनल से कर सकते हैं, ठीक है? नेट के पीवाईक्यू सोल्व करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेट के जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो आपको बिल्कुल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का ट्रीटमेंट अलग है। नेट के पीवाईक्यू यदि आप सोल्व भी कर सकते हैं तो पार्ट बी के आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पार्ट सी वाले क्वेश्चंस की तरफ झांकना भी नहीं है गलती से भी, ठीक है? उनका सेट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। कोचिंग ले या नहीं, 2 महीने में कोचिंग क्या जरूरत है भाई, घर बैठ के पढ़ लो, ठीक है? ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है जिसको मैं अभी गोला कर रहा हूं, जरा देखिए तो क्या क्वेश्चन है ये है सर तैयारी शुरू करवाओ। भाई मैं आपको कैसे तैयारी शुरू करवा सकता हूं? पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको क्रैक करना है ना? कोई भी किसी को तैयारी नहीं शुरू करवा सकता, कोई भी किसी का सिलेक्शन नहीं करा सकता, कोई भी किसी को सफल नहीं बना सकता। इसके लिए शुरुआत आपको ही करनी है और जो हार्डवर्क है, मेहनत है, वो भी आपको ही करनी है। तो फिर बाकी लोग क्या कर सकते हैं, आपके टीचर क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसमें, है ना, गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना आपको ही होगा। इसलिए आपकी तैयारी मैं नहीं शुरू करवा सकता, आपकी तैयारी आपको ही शुरू करनी है और आपको ही खत्म करनी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।